बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार हुए हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं और कई दिनों से समातें चल रही थीं। 5 रुकनी बेंच 4 रुकनी में तब्दील हुआ और फिर आखिर में 3 रुकनी बेंच ने इस तमाम तर केस है उसको कंक्लूड किया और आज फैसला महफूज कर लिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं 92 टीवी के सीनियर एंकर पर्सन जनाब असदुल्ला खान साहब। उनसे भी पूछते हैं कि आज बुनियादी तौर पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या इलेक्शंस होते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। असद भाई, 6 दिन समात चली, 5 रुकनी बेंच था, फिर 4 बना, 4 से अब 3 बना, 3 ने अपनी समातें मुकम्मल कर ली हैं। अब जो कुछ ज़ाहिर अंदाज़ा ये हो सकता है कि जो रिमार्क्स जजेस की तरफ से आए या फिर जो वकला के दलाइल आए, तो आप क्या कहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी? देखिए वहीं भाई, आज की समात को वैसे तो पहले तो हम ज़रा आज की समात को देख लेते हैं ना। आज की समात को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो जो बाइकॉट वाला मामला था, जो हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे और जिसके लिए आज सुबह ये पूरा यहाँ पे शोर शराबा ड्रामा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर लगा भी हुआ था कि जी बाइकआउट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर कमरा अदालत में आ गए तो उन्होंने कहा जी हमने तो बाइकआउट का ऐलान ही नहीं किया, हमने तो अदम एतमाद का इजहार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद का इजहार भी बाइकआउट ही होता है, ये और क्या होता है। तो आपने चूंकि अदम एतमाद का इजहार कर दिया है तो उसी बेंच से आप उसको सुनाना फिर क्या चाहते हैं, तो सुना ही नहीं उनको। बिल्कुल सही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा जो मामला था वो फिर अटॉर्नी जनरल की बहस, वो जो पहले से चल रही है, और इरफान कादिर साहब दोनों के आप देख लें कि जी ये फुल कोर्ट होनी चाहिए। 4-3 का फैसला था जी, एक नया बेंच बना दें जी, लार्जर चले बना दें, फिर वो 6 रुकनी बेंच बना दें, जिन लोग 9 के अलावा जो बाकी 6 बचते हैं उनको बना दें। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, तो वो सारे मुतालबात रद्द कर दिए गए। तीसरी जो चीज़ थी, वो मेन जो क्रक्स था या जिस पर बेसिकली बात होनी चाहिए थी, वो यही है कि जी पैसे कहाँ से आएंगे और सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी तो था ना कि उसने जो डेट आगे की है वो भी तो जी हाँ, वो तो पहले हो चुकी है ना, उस पर डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है, सजील सवाती कर चुके हुए हैं उस पर। तो बात ना वो आज चले थोड़ा सा डिस्कस तो हुआ, लेकिन मेजरली जो आज चुके सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था और सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया था, तो आज मेजर बुनियादी तौर पर तो ये हेयरिंग होनी थी ना कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। तो उसमें जो सेक्रेटरी दिफा है उन्होंने तो आगे कह दिया कि चूंकि ये बड़े सेंसिटिव मामला हैं, इसको इन कैमरा ले जाएं, या उन्होंने कहा आप तहरीरी तौर पर दे दें, हम उसको पढ़ लेंगे इन कैमरा, फाइल को फिर सील्ड करके दोबारा वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सील लिखने तहरीरी क्या, हम आपको जुबानी ब्रीफ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जुबानी अब कोई बात नहीं होगी, हमें आप तहरीरी तौर पर दें, अगर उसमें कोई सवालात होंगे तो वो हम आपसे फिर पूछ लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा इस मामले में जो पैसों वाला मामला है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नजर आती है कि इतनी बड़ी रियासत के लिए, स्टेट के लिए 20 अरब रुपया इज अ पीनट। वो कहते हैं कि क्या होता है 20 अरब रुपया, होता क्या? मुनीब अख्तर साहब ने कहा 20 अरब रुपये क्या होता है, जहां पर ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, तो ट्रिलियंस की इकोनॉमी में 20 अरब रुपया क्या होता है। और दूसरा फिर असद उमर साहब आ गए, चूंकि उन्होंने आकर कहा कि जी जो PSDP है वो 700 अरब का बजट है, उसमें से खर्च हुए हैं 230 अरब रुपए, बाकी 270 अरब रुपए 470 अरब रुपए तकरीबन जो हैं वो तो पड़े हुए हैं अभी, तो उसमें से 20 अरब चले जाएं PSG। तो उन्होंने कहा कि जी सड़कें बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन कराना। तो इस पर जो है वो गवर्नमेंट कन्विंस थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया भी कि इसका आप जवाब दें, उन्होंने कहा जी मैं इसको चेक करूँगा, बताऊँगा, देखूँगा। तो मेरा ख्याल है कल रिपोर्ट सबमिट होनी है सुबह। वैसे चीफ साहब ने कहा था कि आज कोशिश करेंगे सबमिट हो जाए, वरना कल सुबह हो जाए। तो कल सुबह 9:30 बजे अगर रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे पॉइंट्स और वो ऑर्डर कर देंगे। तो ऑर्डर इसके अलावा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कराएं, लिए ये हो सकता है, बहस ये हो सकती है कि 15 दिन ऊपर दोनों सूबों के एक साथ अलग अलग, या ये क्या, लेकिन इलेक्शन जो है वो तो उसके तो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करने जा रहा है। असद भाई, जो 1 मार्च को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाकर 8 अक्टूबर उसकी तारीख मुकर्रर कर दी, उसके ऊपर किसी भी फरीक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि आर्डर इलेक्शन कमीशन को था, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को था और सदर मुमलिकत को था। उन तीनों ने कंप्लाइंस कर दी। वफाक ने रोड़े अटकाए, सूबाई हुकूमतों ने रोड़े अटकाए। क्या आप समझते हैं कि जो कल फैसला आएगा उसमें इनको फंसा दिया जाएगा वफाक को? हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना कि कल सुप्रीम कोर्ट कैसे पाबंद करती है, क्योंकि जिम्मेदारी ये मुझे लगता है फिक्स की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बार न्याय नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहरहाल इलेक्शन कराने हैं।
बाकी इदारों की मुआवनत के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक जिम्मेदारी को इनिशिएट भी किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि बाकी इदारों की तरफ से उनको मुआवनत नहीं मिली। तो मेरा अभी अंदाज़ा यही है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी फ़िक्स करने जाएगी कि जी आपकी ये ज़िम्मेदारी है, वो वफाकी हुकूमत हो सकती है, सेक्रेटरी ख़जाना हो सकते हैं, सेक्रेटरी दिफा हो सकते हैं, कि आपने ये करना है। ये ज़िम्मेदारी इसलिए फ़िक्स करना ज़रूरी है कि कोई अकाउंटेबल तो बाद में ठहराया जा सके ना। किसी पर तौहीन अदालत अगर लगनी है तो वो फिर पता चले कि किसके खिलाफ लगनी है और किसने ऑर्डर नहीं माना, किसने हुकूमत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेक्रेटरी ख़जाना या सेक्रेटरी दिफा ये वज़न अपने कांधों पे ले सकते हैं कि वो इनकार कर दें? वज़ीर आज़म के ऊपर आएगी। हाँ, तो ये बात जाती है वज़ीर आज़म को। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज की हियरिंग के अंदर जो देखा, आप तो डे 1 से मैं भी और आप भी कवर कर रहे हैं। सजील शहरियार सवाती इलेक्शन कमीशन के पहले वकील थे। उन्होंने उनसे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक सवाल किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च वाले फैसले को किस तरह रीड किया। उन्होंने कहा हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 3-2 था। आज इरफान कादिर साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील हैं, उन्होंने कहा नहीं, 4-3 का फैसला था और ये तो अक़लियती फैसला था, अक्सरियती फैसला था नहीं। तो इस इलेक्शन कमीशन की आप देखते हैं कि इरफान कादिर से वकालत कर रहे थे या फिर वफाकी हुकूमत की? देखिए, इरफान कादिर साहब ने खैर वो जितना प्रेशर उनके ऊपर, जितना उन्होंने खुद अपने लिए माहौल बना दिया था ना पिछले 3 दिन में कि जी मैंने बोलना है और मुझे आप सुने और मैंने जो है ना वो दलाइल देने और मैं 3 मिनट में केस समेट के रख दूंगा। उसे लग रहा था कि कोई बम लाए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने ये मार देना है, ठीक है। लेकिन जब वो आए अपने आर्गूमेंट प्रेजेंट करने के लिए, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बड़ी तारीफ की है, मगर आप मुझसे एज एन ऑब्जर्वर पूछें तो मुझे वो डिसऑर्गेनाइज्ड लगे, रेपिटेशन लगी। इरफान का ऐसा बड़े मंझे हुए वकील हैं, बाज़ आपका बैड डे बड़ा, जी हाँ, लेकिन बाज़ आपका बैड डे भी होता है, प्रेशर भी आ जाता है। मुझे आज, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है, कोई डिसएग्री कर सकता है, मुझे लगा कि इरफान कादिर साहब पर अब दबाव इतना ज़्यादा खुद उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि मैंने अब वो चीज़ें करनी है जो किसी ने नहीं की। कोई एक आर्गूमेंट उनका मैंने नोट नहीं किया। वैसे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आपका एक आर्गूमेंट है जो किसी ने नहीं उठाया था और मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं भी सोचता रहा वो कौन सा आर्गूमेंट है, क्योंकि मुझे ये सारी रेपुटेशन लगी जो अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं, जो बाकी लोग बात कर चुके हैं, 4-3 वाली बहस, बेंच वाली बात, जी वो इख्तलाफी नोट वाली बात, तो ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इरफान कादिर साहब कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट कर पाए हैं, और इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने बहस ही नहीं की। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन का जो नुक्ता नज़र था, इलेक्शन कमीशन की ऐसी बातें कर सकता है कि सियासी जमातें ज़्यादा वालों को हक दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, अब इलेक्शन कमीशन और इरफान कादिर साहब ने जो उनके, आप सारे आर्गूमेंट्स को देख लें, अभी मैं उसको उनके पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन भी करूंगा वीडियो में अपनी भी, लेकिन उसमें जितने उन्होंने आर्गूमेंट दिए हैं वो ऐसा लग रहा है कि पूरे केस के जेनेरिक पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं कि जी ये 4-3 का है या नहीं है, ये 3-2 का है या नहीं है, फिर ये कि बेंच कैसे बनना चाहिए, फिर काजी फैसला की जजमेंट। ये इलेक्शन कमीशन के वकील का काम नहीं था। तो मतलब जो आपकी पार्टी है जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर चुकी है। हाँ, और वो इम्प्लीमेंट कर चुकी है और वो उसके अगेंस्ट और वो बता चुकी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि 3-2 और 3-2 के बाद हमने जो है 3-4 पे चले गए। मतलब ये कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिस हवाले से इरफान कादिर साहब मशहूर हैं कि ये सख्त बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनको वेल लेफ्ट किया। ओहो, वेल लेफ्ट भी किया और फिर इतने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। और मेरा ख्याल है कि अपने बिहेवियर और अपने जिस अंदाज में उन्होंने उनको डील किया, वो चीज़ जो है इरफान कादिर साहब को दबाव में थोड़ा लेकर आई, और इरफान कादिर साहब जो है ना वो जो डिफेंसिव अप्रोच पे थे, वो गैली प्ले नहीं कर सके। अच्छा, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक बात बड़ी गहरी थी और बड़ी थी कि काजी फैज़ीसा साहब से मैं मिला हूँ, जस्टिस काजी फैज़ीसा से, और बाकी सीनियर जजेस से भी मिला हूँ, और जल्द फुल कोर्ट टाइप तो नहीं, अलबत्ता वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग हम बुलाएंगे। तो मतलब ये कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाउस इन ऑर्डर कर चुके हैं। जी हाँ, देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उन्होंने हाउस इन ऑर्डर कर लिया है। वो कहते हैं, मेरी काजी फैज़ीसा साहब से भी नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है और हम ये जो प्रोसीजर्स हैं इस पर बात करेंगे, बैठेंगे, चीज़ें करेंगे। मंसूर अली शाह का भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उनसे पूछा कि आपने वन मैन शो का जिक्र कैसे किया, क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने आपके बारे में नहीं कहा, मैंने तो जनरल बात की है कि चीफ जस्टिस जो है वो उसके पास इख्तियारात इतने हैं कि वन मैन शो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे जजेस ऑन बोर्ड हैं, और मेरा ख्याल है ये कॉन्फिडेंस बताता है उनका कि वो जो हाउस इन ऑर्डर है
और चीज़ें जो है ना वो सेटल कर ली हैं उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के देखिए ना कैसे हो सकता है कि बाकी जजेस ला ताल्लुक हों, आखिर उन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चलाना है। ये कैसे मुमकिन है कि वो इस तरह के नॉर्म्स सेट कर दें कि जो सबके लिए बाद में मुश्किल पैदा करें और इदारा ना चले, इदारा क्यों यही जजेस ने चलाना है ना, यही मंसूर अली शाह साहब ने चलाना है, यही फैसल साहब ने चलाना है, यही जजेस ने चलाना है। तो वो ऐसा आखिर उनके भी जहन में ये है कि हमने मामले को उस हद तक ख़राब नहीं करना कि इसको समेटा ना जा सके, और मेरा ख्याल है अब वो समेटने वाले फेज़ में आ गए हैं। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक तरफ वफाकी हुकूमत की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने लाहौर में इजलास करके प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, लेकिन काजी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाउस इन ऑर्डर भी किया, वकला ने भी सपोर्ट किया। क्या समझते हैं कि दोनों चीज़ें मिलकर चीफ जस्टिस ने जो प्रेशर था उसको सारा दस्तूर से बाहर फेंका है? देखिए एक जगह पे ये बात हुई, इरफान काजी साहब ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पे आप टॉप ट्रेंड है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए अब आप ना अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके पास 30 मिनट आपने मांगे थे, 6 मिनट रह गए हैं, आप अपना बात इस छोड़ें इन बातों को। तो और सुबह आज जब उनसे कहा गया था बात बहुत बड़ी तादाद में वकला आ गए हैं, उनको आने की इजाज़त दी जाए और मना किया जाए, उन्होंने कहा कि जी हम किसी को पाबंद नहीं करेंगे, इंतज़ामिया का मामला है, वो अपना अमन-ओ-मान थी। मेरा ख्याल है कि अदालत ने ख़ुद को इन मामला से दूर रखने या ये ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की है कि हमारा इन चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है, हम कोर्ट ऑफ लॉ हैं और लॉ के मुताबिक यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तो नाज़रीन ये था आज की जो समाअत है, बल्कि पूरी इस पूरे हफ्ते के दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से समाअत थी, उसका अहवाल फ़ैसला महफूज हो चुका है। कल शाम तक इम्कान है कि ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इस फ़ैसले से एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जो पहले फ़ैसले के अंदर किसी को अकाउंटेबल नहीं करार दिया गया था, इस फ़ैसले के अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी और ये बात वज़ीर आज़म और पूरी वफाकी हुकूमत तक जाएगी। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।